हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग बात करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर के बारे में। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम 3rd पार्ट के बारे में बात करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को एंड कहाँ किया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कोथा मंगलम सुब्बू के बारे में, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में नंबर 2 पर आते हैं। अगर हम कोथा मंगलम सुब्बू के बारे में बात करें ना, तो ये एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। और उस टाइम पर जब जेमिनी स्टूडियोज अपने गोल्डन डेज में था, तो उस एरा में ब्राह्मण्स लोगों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। सो इंडीड इट वाज अ वर्च्यू फॉर हिम टू बी बोर्न इन द फैमिली ऑफ ब्राह्मण्स। देन अगर हम सुब्बू के इसी बैकग्राउंड को लेकर आगे चले, तो सुब्बू को फॉर श्योर, बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सिट विद एफ्लुएंट पीपल। तो इसने बहुत सारा एक्सपोजर अपनी लाइफ में देखा है। ये सब बातें हमने करी थी जब हमने 2 लोगों का कंपेयर करा था। एक तो था ऑफिस बॉय जो मेकअप डिपार्टमेंट में है, और एक है सुब्बू जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में है। ऑलराइट, अब अगर हम सुब्बू के कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें, तो अशोका मित्रन ने भर भर के इनके बारे में लिखा है। तो लिखा यह है कि सुब्बू इस टाइप के चीयरफुल इंसान थे कि अगर कभी कोई मूवी फ्लॉप भी हो जाती थी ना, तब भी ये बहुत खुश रहते थे। मतलब ये ना इस तरीके के जिंदा दिल इंसान थे। ही वॉज वेरी वेरी चीयरफुल मैन। हैविंग सेड दैट, इसमें एक और चीज बताई गई है कि वैसे तो इनके पास हर इंसान के लिए काम होता था, स्टोरी डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में। मतलब सुब्बू को लगा लो अगर कुछ काम करना, तो ये अकेले काम नहीं कर पाता था, इसे 2-4 लोग इसकी हेल्प के लिए चाहिए होते थे। तो इसके पास हर एक इंसान को काम पकड़ाने के लिए जो है होती थी चीजें। लेकिन एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिज लॉयल्टी। तो ऐसा कहते हैं अशोका मित्रन कि शायद ना ये जो सुब्बू थे, ये इतने ज्यादा लॉयल थे, और इसी लॉयल्टी की वजह से इनको आइडेंटिटी मिली। किसकी नजरों में? बॉस की नजरों में। और बॉस कौन था यहां पर? एसएस वासन। एसएस वासन was the founder of Gemini Studios, and this man Subbu, he was the right hand of this boss. Okay? तो यहां पर बताया गया है कि सुब्बू जो है नो डाउट चीयरफुल आदमी था, अकेले काम नहीं कर सकता था, इसलिए इसके पास काम होते थे लोगों को बांटने के लिए। एंड इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है, दैट इज हिज लॉयल्टी। शायद लॉयल्टी की वजह से, मतलब इतना ज्यादा लॉयल था, इसने कभी, वो कहते हैं ना कि इंसान काम करता है तो कभी दगाबाजी नहीं करता, उस तरीके का ये आदमी था। सो ही वॉज प्योरली डिवोटेड टू द बॉस, एंड दैट वॉज द रीजन कि इसको इतनी आइडेंटिटी मिली, एक पहचान मिली जेमिनी स्टूडियोज में। सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। अब देखो, आप ना अगर जब प्रिंसिपल वर्ड देखोगे, एक प्रिंसिपल तो आप ये देखोगे, एक प्रिंसिपल आप ये देखोगे। अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें, ये वाला होता है जिसे हम कहते हैं ना मोरल, सिद्धांत एंड ऑल। और ये वाला जो प्रिंसिपल है जो हमारे स्कूल में होते हैं, राइट? और इसी प्रिंसिपल का एक सिनोनिम बॉस भी बन जाता है। तो यहां पर जो ये प्रिंसिपल है, अगर आप देखोगे तो इसमें PAL लगा हुआ है, तो यहां पर ये बॉस को डिनोट कर रहा है, मतलब किसको रेफर कर रहा है? एसएस वासन को। तो यहां पर ये बताया गया है कि ये इतना लॉयल था, उस लॉयल की वजह से इसे पहचान मिली। किसकी नजरों में? इसके प्रिंसिपल की नजरों में, मतलब इसके बॉस की नजरों में। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। अगेन, अपने ही बॉस के एडवांटेज के लिए ये अपनी क्रिएटिविटी को यूज करा करता था एंटायरली। मतलब इसने अपनी क्रिएटिविटी से खुद के लिए नहीं, बल्कि हमेशा अपने बॉस के लिए सीखा। एंड नो डाउट सुब्बू जो था वो फिल्म्स के लिए टेलर मेड था। टेलर मेड का मतलब क्या होता है? सुटेबल। मतलब ही वॉज परफेक्टली सुटेबल फॉर द फिल्म्स। एंड हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। मतलब अगर कोई उसको ये कमांड कर दे कि सुब्बू इस सीन को करेंगे कैसे, जैसे ही प्रोड्यूसर ये कहेगा इस सीन को कैसे करके दिखा सकते हैं, अगर ये कमांड कर दिया, तुरंत वो बिना सोचे समझे सीधा उस काम को करने के लिए इंस्पायर हो जाया करता था। जैसे कि एक सीन की बात हुई है, मतलब अगर सपोज करो एक सिली सा कोई सीन है, अशोका मित्र यहां एग्जाम्पल देते हैं
कि ना सुब्बू के पास ना इतनी क्रिएटिविटी थी कि वो स्टूपिड सिली सीन्स को भी इतने परफेक्ट तरीके से फिल्मों में डाल दिया करते थे कि मतलब उनकी तारीफ ना हो ऐसा हो नहीं सकता, राइट। और एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर सिली चीजों को भी आप इस तरीके से दिखाए कि वो बहुत परफेक्ट लगे। तो एक एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि, और ये एग्जाम्पल अगेन बहुत स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, बट आप देखना कि यहां पर सुब्बू की कितनी तारीफ करेंगे अशोकामित्रन। कहते हैं कि सपोज करो अगर एक चूहे की लड़ाई हो गई टाइग्रेस के साथ, कैन यू इमेजिन, रैट इज फाइटिंग विद टाइग्रेस, राइट, अंडर वाटर, और रैट ने टाइग्रेस को मार दिया। अब रैट को यह रियलाइज हुआ, यार मैंने टाइग्रेस को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इनके बच्चे क्या हो चुके हैं, अपनी मां बिना रहेंगे तो वो अनाथ हो चुके हैं। अब रैट जो है उसे रियलाइज होता है यार कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब रैट को ये रियलाइज होने के बाद वो इन बच्चों को अपना प्यार दिखाता है। तो अब इस सीन पर अगर प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई सुब्बू सुन, ये सीन है, रैट ने टाइग्रेस को मार दिया, अब इस रैट को, इस टाइग्रेस के बच्चों को, कब्स को प्यार दिखाना है, अफेक्शन शो करना है आउट ऑफ पिटी, तो किस तरीके से ये चूहा अपना प्यार दिखा सकता है, अपना अफेक्शन दिखा सकता है। अब इस सीन को कैसे शूट करें। जैसे ही ये प्रोड्यूसर बात बोलेगा, इतने स्टूपिड सी स्टोरी का हमारे सुब्बू के पास 4 अलग अलग तरीके होते थे बताने के, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं शूट, ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे शूट, ठीक है। तो मतलब अगर एक रैट जो है, इफ ही इज पोरिंग हिज अफेक्शन ओवर द कब्स एंड दैट सीन हैज टू बी डन, सो सुब्बू हैड द कैपेबिलिटी टू शूट इट इन द 4 डिफरेंट वेज। नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच क्रिएटिव ही वॉज। अब इसी के साथ साथ अशोकामित्रन कहते हैं कि लगा लो सुब्बू ने 4 अलग अलग तरीके बताए, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा यार तरीके चारों ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है उतने। तो सुब्बू जो है विद इन अ मिनट 14 अलग ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता था। अच्छा 4 सीन समझ नहीं आए तो एक काम करते हैं, ये लो 14 अलग अलग तरीके, जो इसमें से पसंद आए वो चूज कर लो। अशोकामित्रन बार बार ये कहना चाहते हैं दैट सुब्बू जो है ना, जब वो नंबर 2 की पोजीशन पे था ना स्टोरी डिपार्टमेंट में, उसके पीछे एक रीजन है। ये बंदा बहुत पॉजिटिव था, चीयरफुल था, ये बंदा बहुत दिलदार किस्म का था, और ये बहुत क्रिएटिव था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताई हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज के गोल्डन डेज में, मतलब जब जेमिनी स्टूडियोज बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, बहुत पैसे कमा रहा था, बहुत स्टैब्लिश हो गया था, उस टाइम पर इसको डेफिनेशन, मतलब गोल्डन डेज में जेमिनी स्टूडियोज को एक रास्ता दिखाने वाला कौन था, सुब्बू ही था। सुब्बू के अलावा और लोग भी थे, बट अगर कुछ लोगों में नाम आता है किसी का जेमिनी स्टूडियोज में तो एक सुब्बू भी है। सुब्बू जो है यहां पर एज अ राइटर हमें देख लिया कि वो कितना ज्यादा क्रिएटिव था, सॉरी एज अ राइटर नहीं, हम ये कह सकते हैं कि सीन को कैसे शूट किया जाए, इस तरीके का क्रिएटिविटी। लेकिन उसकी एक आइडेंटिटी थी एज अ पोएट, यहां पर उसकी एक आइडेंटिटी एज अ राइटर है, ऊपर राइटर के तौर पे नहीं है। यहां पर बताया गया कि इसके अलावा उसकी एक और सेपरेट आइडेंटिटी थी कि वो राइटर था, मतलब उसके अंदर एक पोएट छुपा हुआ था। लेकिन सुब्बू ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज करी है ना, तो इनका जो ये सेकेंडरी टैलेंट था वो ओवरशैडो हो गया, मतलब वो छुप गया, या ये कह लो वो ड्वार्फ हो गया, मतलब वो कम हो गया। होता है ना कि जैसे सपोज करो कि एक इंसान मूवी इतनी बढ़िया बढ़िया बना दे कि उसका नाम मूवीज में इतना हो जाए, लेकिन उसका दूसरा टैलेंट छुप जाए। वही चीज सुब्बू के साथ हुई थी, दैट सुब्बू वाज वेरी वेरी टैलेंटेड एज वेल, ही वाज अ राइटर और अ सॉर्ट ऑफ पोएट, बट उसकी ये जो राइटिंग थी या जो उसकी ये सक्सेस थी एज अ पोएट, ये छुप गई थी, ये कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द सक्सेस इन द फिल्म। ऐसा इनके क्रिटिक्स भी कहते थे। जैसे कि आजकल कोई मूवी जब रिलीज होती है, आपने देखा होगा मूवी रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स जो अपना रिव्यू देते हैं, मूवी अच्छी थी कि बुरी थी, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, राइट। उन्हें इन अ सिमिलर वे जो भी क्रिटिक्स थे ये सुब्बू की मूवीज का रिव्यू दिया करते थे, तो वो भी ये मानते थे कि यार ये बात तो है कि बंदा टैलेंटेड है, ये एज अ पोइट भी निखर कर आ सकता है, लेकिन इसकी पोइट्री का टैलेंट, इसकी लिटरेरी अचीवमेंट जो थी वो दब गई, वो कम हो गई बिकॉज ऑफ द सक्सेस ही गॉट इन द फिल्म्स।
इन्होंने काफी सारी चीजें, काफी सारी पोम्स वगैरह कंपोज की हैं। इन्होंने कुछ स्टोरी पोम्स, ऐसी पोम्स जिनमें कहानियां देखने को मिलती हैं, वो पोम्स भी इन्होंने क्रिएट करी हैं, दैट टू ओरिजिनल, मतलब किसी की कॉपी नहीं थी, खुद से इन्होंने लिखी हैं। फोक, रेफरेन एंड डिक्शन। देखो फोक का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी मदर टंग में लिखो। सिंस दिस मैन सुब्बू वाज अ तमिलियन, तो इन्होंने तमिल लैंग्वेज में जो है पोम्स लिखी हैं, इसीलिए यहां लिखा गया है फोक वर्ड। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखी है, पोम्स लिखी हैं। देन द सेकंड वर्ड इज रेफरेन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रेफरेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा पोम में ना एक लाइन या एक कपलेट होता है जो बार बार रिपीट होता है, तो इन्होंने इस तरीके की पोम्स लिखी हैं जिसमें जो एक मेन सिग्नेचर जो कपलेट है वो बार बार रिपीट होता है। एंड डिक्शन का मतलब क्या है, एनंसिएशन, दैट मीन्स कि आप उसे अपनी ही लैंग्वेज में गा सकते हो। तो इन्होंने ऐसी पोम्स लिखी हैं जिसको तमिलियंस जो है वो अपनी लैंग्वेज में उसको गा सकते हैं, उसको डिक्टेट कर सकते हैं, राइट। एंड इन्होंने बहुत बड़ा एक स्प्रोलिंग का मतलब क्या होता है, वास्ट, तो बहुत बड़ा एक नॉवेल भी लिखा है जिसका नाम है थिल्लाना मोहनम्बलम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, थिल्लाना मोहनम्बल इज द करेक्ट वर्ड। सो बेसिकली थिल्लाना मोहनम्बल में इन्होंने देवदासीज के बारे में बताया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देवदासीज इन योर क्लास 7th हिस्ट्री और माइट बी 8th हिस्ट्री। तो क्या था ना, ये देवदासीज एक्चुअली ये भगवान को डिवोटेड थी, ये कभी शादी नहीं करते थे अपने टाइम पीरियड में, और इनका टाइम आपको अर्ली 20th सेंचुरी में पढ़ने को मिलेगा कि ये बेसिकली ये टेम्पल्स में ये नर्तकी होती थी, मतलब ये डांस किया करती थी इन फ्रंट ऑफ द गॉड, राइट, मतलब डेटी, इन फ्रंट ऑफ द डेटी आई वुड से प्रिसाइजली। तो ये क्या होता था कि ये जो लेडीज थी, ये इनका एक ग्रुप होता था, ये डांस किया करती थी टेम्पल्स में, और उन लोगों का किस तरीके का मूड, मैनर, लाइफस्टाइल, कल्चर, वो सारी चीजें इन्होंने थिल्लाना मोहनम्बल में बताई है, और इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने लव का भी टच डाला हुआ है। आगे अगर हम देखें तो एक और चीज सुब्बू में हमें देखने को मिलती है कि ये ना कभी जिंदगी में इन्होंने ये नहीं चाहा कि यार मुझे कोई छोटा रोल मिला है, मुझे सिर्फ लीड रोल करना है, नहीं। अगर इनको कोई सब्सिडरी रोल मिला है, मतलब कोई सपोर्टिंग रोल मिला है, जैसे मिलता है ना, हीरो की बहन का रोल मिल गया, हीरो के भाई का रोल मिल गया, दोस्त का रोल मिल गया, ऐसे सब्सिडरी रोल्स भी इन्होंने इतने अच्छे से निभाए हैं, इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करे हैं जो शायद मेन एक्टर्स भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर हम इनके दिल की बात करें तो ये बहुत ही दिलदार आदमी थे, जिनसे भी मिलते थे उनसे बहुत ही जेन्युइनली तरीके से मिलते थे, एक जेन्युइन लव शो किया करते थे। इनफैक्ट ये आदमी ऐसा था कि इसको किसी चिढ़ भी नहीं होती थी, जेलस भी नहीं होता था ये। इसके घर में डजन्स ऑफ पीपल रहा करते थे एज अ परमानेंट रेजिडेंट, मतलब इसका घर परमानेंट रेजिडेंस था उन लोगों के लिए जो इसके आसपास के और इसके दूर के रिश्तेदार या फ्रेंड्स कह लो, आसपास के भी और दूर के भी फ्रेंड्स इसके घर में रहा करते थे, और कॉन्शियसली से पता भी नहीं था कि ये कितने लोगों को हेल्प कर रहा है। एक और चीज, एक ऐसा आदमी जो चैरिटेबल है, लोगों की हेल्प करता है, एक ऐसा आदमी जो इम्प्रोविडेंट है, मतलब जो स्पेंड थ्रिफ्ट है, लोगों पर यूं पैसे फेंकता है। पैसे फेंकने का मतलब क्या है, मेरे घर में रह रहे हो, मैं ही राशन लाके दूंगा, मेरे घर में रहते हो तो आपको हेल्प की जरूरत है, लाओ मैं आपके लिए लाके दे देता हूं, इस तरीके का ये आदमी था। एंड येट हैविंग एनिमीज वाज अ बिग थिंग। सो अशोकामित्रन को ये थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि यार एक आदमी इतना ज्यादा मतलब सेंसिबल सा है, इतना दिलदार है, फिर भी उसके इतने एनिमीज हैं, हाउ कम इट इज पॉसिबल। अब अशोकामित्रन कहते हैं शायद 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि शायद वो अशोकामित्रन कहते हैं कि शायद सुब्बू बोस के बहुत ज्यादा पास में था, उसके बहुत क्लोज था, तो ये भी रीजन हो सकता है कि लोग सुब्बू से जला करते होंगे। जैसे कि आप अपने स्कूल में देख लो, प्रिंसिपल के साथ रहने वाली अगर कोई टीचर होगी जो उसकी राइट हैंड होगी, उससे सब जलेंगे, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर बॉस के साथ रहता कौन था, सुब्बू, तो इसलिए सब इससे जलते थे। तो यहां पर अशोकामित्रन स्पेक्यूलेशंस लगा रहे हैं कि शायद ये रीजन हो सकता है कि इससे लोग जलते थे। दूसरा, या तो इसके जो डिमीनर्स हैं वो सिकोफेंट्स की तरह थे, मतलब शायद इसका बिहेवियर, इसका चाल चलन, इसके जेस्चर ऐसे थे कि ये एक चापलूस लगता था, जी हाँ, जी सर, जी मैम, ऐसे करता था। या फिर एक ये रीजन भी हो सकता है कि ये लोगों के बारे में, सबके बारे में, हर चीज के बारे में बहुत अच्छा बोलता था, मतलब
लोगों को ये होता था यार इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से शायद लोग इनसे जलते होंगे। बट अशोका मित्रन कहते हैं हमें नहीं पता इन तीनों में से क्या रीजन है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन एक चीज है कि ये जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट में, ये सुब्बू के लिए डायरेक्ट चीजें बोला करता था या विश किया करता था, मतलब चाहता था कि इसके साथ बहुत बुरा हो जाए। सुबह जो है हमेशा बॉस के साथ रहता था, लेकिन अटेंडेंस लिस्ट में वो स्टोरी डिपार्टमेंट में था, एंड स्टोरी डिपार्टमेंट में भी सेकंड नंबर पे। स्टोरी डिपार्टमेंट्स में कौन कौन थे देखो, याद रखना, ऐसे ही हायरार्की याद करनी है। पहले नंबर पे बॉस, दूसरे नंबर पे कौन था, हमारा सुबू, तीसरे नंबर पे पोएट्स, राइटर्स एंड लॉयर्स, ये सब आ गए। तो लॉयर्स भी थे इस डिपार्टमेंट में, राइटर्स भी थे एंड पोएट्स भी थे। फिर एक और चीज हमें बताई गई है, नया कैरेक्टर एक और इंट्रोड्यूस हो गया, लॉयर। अब भाई ये लॉयर कौन था, देखो वैसे अगर आप देखोगे ना, बड़ी फनी सी चीज है कि लॉयर जो यहां पर कैरेक्टर है टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कंसीडर। लोग कहते हैं लॉयर्स क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। लीगल एडवाइजर का मतलब आप मुसीबत में फंसे हो, आपको मुसीबत से निकालते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लॉयर था जो लोगों को ही मुसीबत में डाल देता था, तो इसीलिए लोग इसको लीगल एडवाइजर नहीं बल्कि इसको ऑपोजिट बोला करते थे। कहते ये किसी को मुसीबत से नहीं निकाल सकता, ये मुसीबत में डाल देगा। अब इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक ना सेट पर, क्योंकि जैसे कि जेमिनी स्टूडियोज क्या था, एक फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री थी भाई, वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो। तो यहां पर यह बताया गया एक्चुअली क्या था कि एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, और जितनी वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी उतना ही उसके अंदर गुस्सा भी कूट कूट के भरा था। एक दिन आ गया होगा गुस्सा प्रोड्यूसर पे, तो उसने क्या करा कि सेट पर चिल्ला दिया। अब लॉयर था बड़ा शाना, उसने क्या करा, उठाकर उसने सारी बातों को रिकॉर्ड कर दिया। अब वो बेचारी जैसे चिल्लाते चिल्लाते हम कई बार हाफ जाते हैं ना, उसने सांस नहीं लिया। वो सांस लेने के लिए जैसे ही रुकी, इतने में लॉयर कहता है 1 मिनट प्लीज, और वो जो भी उसने रिकॉर्ड करा था लॉयर ने, वो सबके आगे सेट पे सुना देता है। जब ये चीज सुनने में आई कि वो क्या बोल रही है, सब लोग ऐसे स्टन रह गए। इनफैक्ट ये जो एक्ट्रेस है, जब इसने भी सुना, शी वॉज डम स्ट्रक, शी कुड नॉट बिलीव कि उसने ये क्या बोला। लेकिन क्या उसने गाली दी थी? नहीं। क्या उसने बहुत गंदा बोला था? नहीं। आगे हमें अशोका मित्रन ये भी कहते हैं कि जब इन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी, उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग नहीं था, कुछ भी अनमेंशनेबली फाउल नहीं था। इन चीजों का मतलब क्या होता है? देखो, इनक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है जब कोई ऐसे, नथिंग इनक्रिमिनेटिंग मतलब कोई ऐसे सबूत ना मिलना जिससे हम ये कह दें हाँ भाई ये गिल्टी है। तो इसने कुछ ऐसा नहीं बोला था इस एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर के बारे में कि हम यूं कहें ये एक्ट्रेस गलत है, ना ही इसने कोई फाउल लैंग्वेज यूज करी थी। तो जो भी इस एक्ट्रेस ने अपना टाइरेड यूज करा, टाइरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। टाइरेड का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्पीच बट इन एन एंग्री मैनर, क्योंकि ये बहुत गुस्सा थी, इसने बहुत कुछ बोला, लेकिन उसमें इसने एक बार भी अप शब्द नहीं यूज करे, फाउल या कर्स वर्ड्स यूज नहीं करे। लेकिन जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, खुद की आवाज दोबारा सुनी, वो हैरान रह गई और इस चीज से वो कभी निकल नहीं पाई। फिर अशोका मित्रन यहां पर पिटी शो करते हैं, कहते हैं एक वो लड़की, वो जो एक्ट्रेस थी, वो कंट्री साइड एरिया से थी, मतलब गांव से थी यार वो, उसको पता नहीं था शहर में बिहेव कैसे करते हैं, या जब आप बड़े स्टार बन जाते हो बिहेव कैसे करते हैं। तो शी डिडंट नो हाउ टू बिहेव इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर, शी डिडंट नो हाउ टू बी सिविलाइज्ड। शायद ये रीजन रहा कि उसने इस तरीके से बिहेव किया। वन मोर थिंग, बिफोर कैटापल्टेड इनटू, कैटापल्टेड का मतलब क्या होता है कि बिफोर एंटरिंग इनटू समथिंग, मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री शी डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। उसे संसार की चीजों के बारे में नहीं पता था कि संसार में रहना कैसे होता है, लोगों से बात कैसे करते हैं। शायद ये रीजन है कि उसके साथ ये टेम्परामेंटल इशू थे या बिहेवियरल इशू थे, अदरवाइज शी वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एट द सेम टाइम यहां पर यह भी कहते हैं अशोका मित्रन की उस लड़की ने फिर बाद में दोबारा कभी इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करी क्योंकि शी कुड नॉट कम आउट ऑफ द टेरर शी फेल्ट दैट डे, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर ब्रीफ येट ब्रिलियंट करियर। मतलब उसका जो टाइम पीरियड था एज एन एक्ट्रेस छोटा था, लेकिन ब्रिलियंट टाइम पीरियड था। शी वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड। और हिस्ट्री में ऐसा
पहली बार हुआ कि एक लॉयर की वजह से, देखो आप जब इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे ना, हमें ये भी देखने को मिलेगा कि लॉयर ने पोइट्स की वजह से अपनी नौकरी छोड़ी। लेकिन एक और चीज है कि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि खुद ही लॉयर जो है वो मुसीबत से निकालने के बजाय इंसान को मुसीबत में फेंक रहा है। तो देखो उसकी वजह से क्या हुआ, उस लड़की की जॉब चली गई। सो वट एवर हैपेंड विद दिस टैलेंटेड गर्ल, विद दिस टैलेंटेड एक्ट्रेस, हैपेंड बिकॉज ऑफ द लॉयर। दैट वॉज द थिंग। और कल की वीडियो में हम लॉयर के बारे में बात करेंगे एंड अब इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।